हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास 10th के केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन चैप्टर के अगले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर्स में, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं और उनमें क्या क्या किसी दूसरे एलिमेंट के होने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और कुछ टॉपिक्स बच गए थे जिनको हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी पर डे की लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग दो टॉपिक्स और देखेंगे, कोरोजन देखेंगे और रैंसिडिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या है? हमने आप लोगों ने देखा होगा, आपके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, जबकि वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि लोहे में जंग का लगना, जैसे कॉपर के ऊपर एक हरे रंग की परत का चढ़ना, जैसे जैसे चांदी के ऊपर एक काले रंग की परत का चढ़ना। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये कोरोजन का एक अच्छा उदाहरण है। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स बाय इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। जो धातुएं होती हैं उनका अपने वातावरणीय कारकों से, जैसे गैसेस हैं, जैसे मॉइस्चर है, इनके साथ रिएक्शन करना और उनसे कोई ऐसा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस बन जाना जो हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर गेट्स टार्निश व्हेन एक्सपोज्ड लॉन्ग टाइम इन एटमॉस्फेयर। जो सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, उसको ज़्यादा टाइम तक हम जब वातावरणीय कंडीशंस में रखते हैं तो वो जो है उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो वो क्या होता है? वो सिल्वर की सल्फाइड होती है। तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर जो है वातावरण की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है और सिल्वर का सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये जो सिल्वर का सल्फाइड होता है, इसका कलर ब्लैक होता है और यही हमको वहाँ पर दिखाई देता है। अगला एग्जांपल है हमारा ग्रीन कलर कंपाउंड डिपॉजिटेड ऑन कॉपर मेटल। तो जब ज़्यादा दिन तक कॉपर की धातु को हम एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो क्या होती है? वो एक कॉपर का कार्बोनेट होता है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है। तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से और मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कॉपर का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड इन वाटर एंड इट गेट्स कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये जो कंपाउंड बनता है, इसका कलर ग्रीन होता है। ये भी कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो जो आयरन होता है वो वातावरणीय ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके फेरस का ऑक्साइड बनाता है, और ये जो फेरस का ऑक्साइड होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसे हम रस्ट कहते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे कोरोजन के। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। नंबर 1, हायर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कोई मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से या एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स से, लाइक वाटर है, लाइक एसिड्स हैं और गैसेस हैं, इनसे उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगी और कोरोजन की प्रोसेस उतनी ही फास्ट होगी। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। जहाँ पर कोई भी मेटल रखी हुई है, वहाँ पर अगर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो रस्टिंग की जो स्पीड होती है वो थोड़ा सा स्पीड तेज़ हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो लोहे पर रस्टिंग ज़्यादा होती है। नंबर 3, स्टेन्स ऑन मेटल। मेटल के ऊपर अगर कहीं पर स्टेन्स हैं, मेटल के ऊपर अगर कहीं पर दाग धब्बा है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जल्दी से अकुमुलेट होते हैं और कोरोजन का प्रोसेस तेज हो जाता है। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर मेटल आपकी प्योर है तो वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस
धीमा होता है। जो प्योर आयरन होता है वहाँ पर रस्टिंग धीमा होता है, लेकिन अगर आयरन में इम्प्योरिटीज़ हैं प्रेजेंट तो वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। नंबर 5 है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो मेटल है अगर वो किसी ऐसे कंपाउंड से या किसी ऐसे मीडियम के कांटेक्ट में है जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो रस्टिंग के प्रोसेस को तेज कर देता है। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का दूसरा एग्जांपल है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी एक लैटिन वर्ड रैंसिडस होता है, जिससे डिराइव किया गया एक वर्ड है। रैंसिडस की मीनिंग होती है दुर्गंध आना, स्टिंकिंग, बदबू आना, किसी चीज़ से दुर्गंध आना, उसको लैटिन में रैंसिडस कहा जाता है। रैंसिडस वर्ड से रैंसिडिटी वर्ड डिराइव किया गया है। क्या है रैंसिडिटी? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स जनरली नोन एज रैंसिडिटी, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। जो फैट मटेरियल्स होता है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है उसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं। और किसी भी एडिबल सब्सटेंस में, किसी खाने वाले पदार्थ में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है या रैंसिड हो जाता है, वो अनप्लीजेंट स्मेल, जो हमको अच्छी नहीं लगती है, उस टाइप की स्मेल आने लगती है, इसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। होता क्या है? एटमॉस्फेरिक O2 रिएक्ट विद फैट विच डिग्रेड्स फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डबल बॉन्ड्स इनटू स्मॉलर फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ब्यूटारिक एसिड विच प्रोड्यूस अ रैंसिड टेस्ट। रैंसिडिटी कैसे होती है? जो फैट मटेरियल्स होते हैं उनमें जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो फैटी एसिड्स को डबल बॉन्ड से तोड़ देती है और छोटे छोटे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। और इस जो डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है, जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल के टूटने का प्रोसेस होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल ब्यूटारिक एसिड बनता है जिसकी खुशबू अच्छी नहीं होती है, और वही जो है एक रैंसिड टेस्ट खाने में उत्पन्न कर देता है। अब देख लेते हैं प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? नंबर वन है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? नंबर 1 हमारे पास BHA है। BHA इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देता है। नंबर 2 BHT। BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन भी एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब हम देख लेते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 2 टोकोफिरोल्स। टोकोफिरोल को हम विटामिन ए बोलते हैं। इसका मतलब विटामिन ए जो होता है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये तो हो गया रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की रैंसिडिटी को कौन रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमने देख लिया। दूसरा फैक्टर क्या है या दूसरा तरीका क्या है? वैक्यूम पैकेजिंग। अगर किसी भी एडिबल सब्सटेंस को आप वैक्यूम कर देते हो कि उस पैकेट के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज ना हो पाए, तो हमारा रैंसिड जो प्रोसेस होता है रैंसिडिटी वो रुक जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। तो खाने के पदार्थ में या जो एडिबल स्टफ होता है वहाँ से हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, और अगर हम नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं वहाँ पर तो हमारा जो रैंसिडिटी प्रोसेस है वो रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। आपने देखा होगा जब खाने को ज़्यादा लो टेम्परेचर पर फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो 1-2 दिन या 3 दिन तक भी चल जाता है। इसका मतलब ये है कि लो टेम्परेचर पर जो हमारा रैंसिडिटी प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है आपका रैंसिडिटी, और ये होते हैं इसके इफेक्ट, और इनको हम रैंसिडिटी को ऐसे रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है बच्चों के लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा सरल तरीके से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स थोड़े ही लिए हैं। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वाले क्लास में हम थोड़े और ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले लेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में वैसे तो कोई रूल नहीं होता है, लेकिन हम चाहें तो थोड़े से रूल कुछ बना सकते हैं। उन रूल्स पे चलते हुए केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है बैलेंस द केटायन फर्स्ट। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड का किसी भी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले केटायन को बैलेंस करेंगे। अब केटायन को पहचानेंगे कैसे? तो केटायन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी कंपाउंड का जो सबसे पहला एटम होता है वो हमारा केटायन होता है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है, फेरिक ऑक्साइड में हमारा फेरस है,
और कॉपर कार्बोनेट में कॉपर है। तो किसी भी कंपाउंड का जो पहला एटम होगा वो हमारा कैटायन होगा। तो सबसे पहले हम कैटायन को बैलेंस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बैलेंस द एनायन एंड रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग आफ्टर ईच टर्म बैलेंस्ड। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर से एनायन को बैलेंस करेंगे, और एनायन को बैलेंस करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, स्टार्टिंग से फिर से चेक करेंगे कि एनायन को बैलेंस करने के बाद क्या हमारा कैटायन इम्बैलेंस हुआ है। अगर हुआ है तो हम फिर से सबको बैलेंस करेंगे, और जब कुछ बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और सबसे बाद में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ये कुछ सिंपल टाइप के स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैटायन क्या है, कैटायन यहाँ पर है कैल्शियम। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कैटायन बैलेंस है। यहाँ पर कैटायन 1 है और यहाँ पर कैटायन 1 है, इसका मतलब हमारा कैटायन बैलेंस है। तो कैटायन हमारा हो गया बैलेंस, कैटायन हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम देखते हैं एनायन। एनायन क्या होते हैं, हम यहाँ पर मैंने कहा आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको बैलेंस नहीं करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन इसको बैलेंस नहीं करेंगे। तो अगला एनायन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम बैलेंस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। जब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो हम फिर से देखेंगे पहली वाली स्टेप में कि क्या कैल्शियम हमारा इम्बैलेंस हुआ है। तो पहले स्टेप में फिर से आते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कैल्शियम हमारा बैलेंस है, नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास अब हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हो गया 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 पहले से हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब 8 हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हो गए हमारे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और हमको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन हमारे इधर 8 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 8 हो गए। अब हमको क्या करना है, सबसे बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गए 2, 2 तो 4, यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4, इसका मतलब केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अगली इक्वेशन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटायन को टारगेट करेंगे। यहाँ पर कैटायन क्या है हमारा, सोडियम, सोडियम है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2। तो सोडियम हमारा इम्बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम हमारा इधर हो गया बैलेंस, इधर भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। अगला हमारा एनायन क्या है, सल्फर। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1 है, इसका मतलब सल्फर हमारा बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, 4 2 6, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 4, और यहाँ पर हमारा 5। तो हमको क्या करना है, हमको करना है 6, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे हो गए 6, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हमारे 6, बाकी सब कुछ बैलेंस, इसका मतलब ये वाली केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगली इक्वेशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल या सबसे पहले कैटायन को टारगेट करेंगे। कैटायन यहाँ पर क्या है, सोडियम है और सिल्वर है। सबसे पहले सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 है, इसका मतलब सोडियम हमारा बैलेंस है। अगला कैटायन क्या है, सिल्वर। सिल्वर यहाँ पर 1 है, सिल्वर यहाँ पर 1 है, सिल्वर भी हमारा बैलेंस है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एनायन को। अब एनायन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं क्लोराइड को, क्लोरीन को। तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, इसका मतलब नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी पहले से बैलेंस थी। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट, तो बेरियम सल्फेट और HCl बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैरियम को बैलेंस करेंगे। बैरियम हमारा यहाँ पर 1 है, बैरियम यहाँ पर 1 है, बैरियम बैलेंस है ऑलरेडी। उसके बाद क्लोरीन है हमारा, यहाँ पर सल्फर है, 2 एनायंस है क्लोरीन और सल्फर। सबसे पहले हम क्लोरीन को यहाँ पर
टारगेट करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद सल्फर देखते हैं, सल्फर अगला एनायन है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर बैलेंस है। अगला क्या है, अगला हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, 4, इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। अब नंबर आता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया था, इसका मतलब ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है। अगले अगले क्लास में हम लोग थोड़े से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे और थोड़े से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए।